हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम उस एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम में वो टॉपिक आता है। इजी टॉपिक भी है, हमें पढ़ने में आनंद भी आता है, हर एग्जाम में वो टॉपिक आता है, किंतु हर बार हम उसका क्वेश्चन गलत करके आते हैं क्योंकि ध्यान से नहीं देखते उस टॉपिक को कि ऐसा क्या है उस टॉपिक में। बस आनंद के साथ में स्पीडली पढ़ते चले जाते हैं। आज हम वही कमियां देखेंगे और उस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। चलो बात करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए। अपना आज का टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। सबको बहुत इजी लगता है ये टॉपिक, फिर भी ध्यान से आप देखोगे तो आप लगभग इसके क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं कि राजस्थान की जो क्रांति हुई थी, या यूं बात करें 1857 की क्रांति, राजस्थान तो बाद में लेंगे। जो अब 1857 की क्रांति हुई थी तो क्या कारण था कि इस क्रांति में भाग लेने वाले बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार, कुछ राजा महाराजा, सैनिक और उसके अलावा आम जनता ने इस क्रांति में भाग लिया था। क्या कारण था कि आम जनता भी जुड़ गई थी। वह आम जनता जिसके इतने कष्ट थे, वो अपने कष्टों से लड़ने के लिए हर दिन संघर्ष कर रही थी, उसके बावजूद भी उस आम जनता ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। क्या कारण थे, क्या रीजन थे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कारणों के बारे में, आगे की स्थितियां बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले कारण देखते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति होने का कारण क्या है। कारण, अब 1857 की जो क्रांति उसके बहुत से कारण हैं। अपन महत्वपूर्ण कारणों के बारे में देखते। सबसे पहले पहला जो कारण अपन हमारे सामने आता है वो है सहायक संधि का। सहायक संधि, सहायक संधि सबको पता है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली इनके द्वारा सहायक संधि का क्रियान्वयन किया गया था। इनका जो कार्यकाल था वो 1798 से लेकर के 1805 के बीच का इनका कार्यकाल था। इन्हीं कार्यकाल के दौरान ये जो 7 वर्ष थे, 7 वर्ष के दौरान ही लॉर्ड वेलेस्ली ने पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लिया। पूरे भारत के ऊपर अधिकार करने की एक रणनीति बना दी। ये वही भारत है, वीरों की भूमि है, जहां पर हर एक कण कण में, हर एक सैनिक में इतनी वीरता भरी हुई थी कि इतने विदेशी आक्रमणकारी हुए, सब हार थक गए थे। किंतु लॉर्ड वेलेस्ली का दिमाग ने एक ऐसा रास्ता अपनाया कि जो हमारे जो राजा महाराजाओं का जो खून था, वो जो खोलता हुआ जो खून था वो ठंडा पड़ गया अंग्रेजों के सामने। इन्हीं सहायक संधि के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या इसमें विशेषता थी। देखो, हमारे यहाँ पर जो राजा महाराजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। अब निश्चित है आपस में लड़ोगे तो फायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठाएगा ही उठाएगा। यहाँ पे अंग्रेजों ने वही काम किया। अंग्रेजों ने इनके साथ में सहायक संधि की। सहायक संधियों में कुछ शर्तें थी कि आपके विदेशी मामले का अधिकार हमारे पास में रहेगा। विदेशी मामले मतलब आपके ऊपर कोई भी आक्रमण करता है तो आपकी सुरक्षा का दायित्व तो अंग्रेजों का रहेगा। बदले में आपको हमारी जो सैनिक टुकड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी, उसकी तनख्वाह देते रहना, कोई दिक्कत नहीं। राजा महाराजों को अच्छा लगा ये प्रोपोजल, तो वाह कि सैनिक तो हम भी रख रहे हैं, तनख्वाह हमें भी देनी पड़ती है, अंग्रेजों को देते नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, कम से कम हमें तो युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, अंग्रेज अपने आप युद्ध लड़ेंगे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने सभी राजा महाराजाओं के साथ में, सभी रियासतों के साथ में सहायक संधियां कर ली। आपस में लड़ाई खत्म हो गई क्योंकि हर रियासत के अंदर अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां थी। विदेशी मामलों का अधिकार पूरा अंग्रेजों के पास में चला गया। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।
अब स्वतंत्रता भंग होने लग गई थी। प्राइवेसी अब आजकल का शब्द एक काफी प्रचलित है, प्राइवेसी। अब राजा महाराजाओं की प्राइवेसी में दखल देने लग गए थे। तब आंख में कंकर के समान अंग्रेज चुभने लगे, लेकिन तब तक काफी देर हो गई। और इसी की परिणति था 1857 की क्रांति। लॉर्ड वेलेस्ली का ये दिमाग का खेल था, सहायक संधि का। इस सहायक संधि में अब राजस्थान के स्तर से अपन देखते हैं तो सबसे पहले भरतपुर रियासत के द्वारा सहायक संधि की गई थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में ये सहायक संधि भरतपुर रियासत ने की थी। ये जो सहायक संधि की थी भरतपुर रियासत ने, वो 29 सितंबर 1803 को की थी। किंतु ये एक नाम मात्र की सहायक संधि थी। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट वाली कोई संधियां नहीं हुई थी। एक नाम मात्र की थी कि वाह ठीक है, भरतपुर रियासत ने सर्वप्रथम, यहां पे लिख देता हूं मैं, सर्वप्रथम राजस्थान की दृष्टि से सर्वप्रथम भरतपुर रियासत ने 1803 में ये सहायक संधि की थी। लेकिन हम बात करें अलवर रियासत की, जिसने रक्षात्मक व आक्रामक रूप से सहायक संधि की थी। रक्षात्मक व आक्रामक रूप से विस्तृत सहायक संधि की थी अलवर रियासत ने। पहली बार राजस्थान की इस रियासत ने आक्रामक रूप से की थी, मतलब इसमें अंग्रेजों की सभी संधियों का विस्तार पूर्वक विवेचना की गई थी और वहां पर अलवर रियासत के शासक के द्वारा साइन किए गए थे। और ये जो संधि हुई थी, याद रखना, 14 नवंबर 1803। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम रक्षात्मक व आक्रामक रूप से राजस्थान की किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी? अलवर रियासत ने की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1803 को की थी। ठीक है, अब बात करते हैं ये अलवर रियासत ने कर ली, तो भारत के अनुसार प्रथम बार अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करने वाली रियासत कौन थी? तो भारत की दृष्टि से यदि हम देखें, भारत की दृष्टि से तो सर्वप्रथम हैदराबाद रियासत ने, हैदराबाद के जो निजाम साहब थे, उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में सहायक संधि की थी। वो की थी 1798 जब इस सहायक संधि का प्रादुर्भाव हुआ था, उसी वक्त हैदराबाद रियासत ने ये सहायक संधि कर ली थी। हैदराबाद मुख्य रूप से मराठों से परेशान थे। मराठा एक दिन आक्रमण करते, लूट खसोट करके चले जाते हैं, तो इन्होंने, निजाम साहब ने सोचा अंग्रेजों से सहायक संधि कर लो, अंग्रेज अपने आप मराठों से निपटते रहेंगे। ये पहला कारण था हमारा 1857 की क्रांति होने का। अब अपन दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण को थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले एक सिंपल क्वेश्चन आया करते थे, आजकल एग्जाम में थोड़ा सा घुमा देता है और हम इसमें उलझ जाते हैं। और उलझने के कारण हमारा जो क्वेश्चन है, जो आता हुआ होता है, वो भी हम गलत करके आ जाते हैं। जो हमारा दूसरा कारण है वह है आश्रित पाठ्यक्रम की नीति। आश्रित पाठ्यक्रम नीति, यह हमारा दूसरा कारण है। आश्रित पाठ्यक्रम नीति क्या? इसमें देखो, हमारे यहां पर मराठे व पिंडारी,
मराठे व पिंडारी थे वो रियासतों में लूट खसोट करते थे, आक्रमण करते, लूटते और भाग जाते थे, जिसके कारण कि हमारे यहाँ के राजा महाराजा काफी परेशान हो गए थे, रियासतदार काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने सोचा कि हम आश्रित प्रार्थी की नीति के तहत अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते, वो हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से मराठे व पिंडारियों के कारण ही ये कार्य हुआ था। अब हम इसमें देखें कि आश्रित प्रार्थी की नीति के तहत सर्वप्रथम करौली राज्य ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सर्वप्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? करौली रियासत के शासक थे, जिन्होंने इस संधि के तहत लॉर्ड हॉर्डिंग्स के साथ में ये आश्रित प्रार्थी की नीति थी, वो लॉर्ड हॉर्डिंग्स के द्वारा रचित थी, इनके दिमाग की ये उपज थी, सर्वप्रथम करौली के द्वारा की गई थी। किंतु विस्तृत रूप से करौली राज्य के द्वारा ये संधि की गई थी। विस्तृत रूप से सर्वप्रथम करौली लिख दिया है मैंने। कोटा राज्य के द्वारा, विस्तृत रूप से कोटा राज्य के द्वारा की गई थी 26 दिसंबर 1817। 26 दिसंबर 1817 के द्वारा ये की गई थी। ये दो कारण तो हमारे सामने आते हैं। अब बात करते हैं तीसरा कारण। सबको पता है तीसरा कारण क्या है? गोद निषेध नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आप बोलते हो सिंपल तौर पे, ठीक है, मैं गोद निषेध नीति ही बोलूंगा। तीसरा जो कारण था वो था गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति क्या है? वैसे तो पता होगा सबको, फिर भी सुन लो कि कोई भी राजा महाराजा था, वो निसंतान मर जाता तो उसकी रियासत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पूरे राज्य का मैनेजमेंट देखती थी। हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से होता आ रहा है कि यदि कोई राजा महाराजा निसंतान है तो वो अपने परिवार में से, अपने बड़े भाई के या छोटे भाई के लड़के से या अन्य कोई परिवार में से किसी एक लड़के को गोद ले लेते थे और वह समस्त अधिकार उसको प्रदान करके वो खुद रिटायर्ड हो जाते थे। वह उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उस शासक का जो ओरिजिनल पुत्र होता था, उतना ही महत्व गोद लिए हुए पुत्र को दिया जाता था। समस्त शक्ति उसको दे दी जाती थी। किंतु अंग्रेजों ने यहां पर क्या किया? गोद निषेध नीति का आवरण कर दिया। इसका प्रतिपादन करने से गोद निषेध नीति के तहत अब राजाओं को गोद लेने का अधिकार अंग्रेज देते थे। अब अंग्रेजों ने क्यों देंगे? नहीं देंगे। तो इसके तहत तो कुछ रियासतें थी जिन पर अधिकार किया गया था। यदि अपन भारत की दृष्टि से देखें, सतारा रियासत, झांसी, उदयपुर, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, एमपी वाला उदयपुर है, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें यहां पर झांसी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। सबको पता है लक्ष्मीबाई, उनके कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण ये लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। एक और रियासत थी अवध, अवध रियासत। यहां पर गोद वाला निसंतान वाला कोई मामला नहीं था, ठीक है। इसका दूसरे कारण के आधार पर अवध को अपने राज्य में मिला लिया। कुशासन का आरोप लगाया था अंग्रेजों ने इसके ऊपर, कुशासन, जबकि ऐसा कोई कुछ था नहीं अवध में, क्योंकि अंग्रेज इस राज्य को चेरी फल के समान मानते थे और अंग्रेजों ने कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हम खाकर रहेंगे।
और कुशासन का आरोप लगा दिया गया और इस अवध रियासत के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। इसीलिए 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक जिन्होंने भाग लिया था वो अवध रियासत के सैनिक ही थे। ठीक है, तो तीसरा कारण आपके समझ में आ गया होगा कि गोद निषेध नीति के तहत क्या हुआ था। अब चौथा कारण और तात्कालीन कारण, चौथा कारण और मैं इसको तात्कालीन कारण कहता हूं, वो था चर्बी वाले कारतूस। ये चर्बी वाले कारतूस क्या है? किताबों में पढ़ते हो चर्बी वाले कारतूसों के तात्कालीन कारण था। देखो क्या होता है कि पहले हमारे जो सैनिक थे वो एक राइफल यूज में लेते थे, वो राइफल थी ब्राउन बेस। काफी पुरानी राइफल हो गई थी, काफी समय से यूज में ली जा रही थी, तो एक नई राइफल आई ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल आ गई ब्राउन बेस की जगह। एनफील्ड राइफल की खासियत ये थी कि इसका सटीक निशाना था, दूर तक निशाना आराम से लगा सकती थी। ये एनफील्ड राइफल की विशेषता थी। किंतु इस राइफल में को लोड करने से पहले उसके अंदर जो कारतूस डाला जाता था उसके ऊपर एक खोल होता था जो सैनिकों को दांतों से तोड़ करके हटाना पड़ता था, बाद में उसको अंदर डाला जाता था। तो उस कारतूस को चीकना बनाने के लिए कुछ पदार्थ लगाए गए थे। अफवाह फैल गई कि इसमें गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई है, इसको इस कारतूस को चीकना करने के लिए गाय व सुअर की चर्बी मिला रखी है। ये बात मंगल पांडे को पता चल गई। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत कर दी, उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। अंग्रेजों ने यहाँ पे सफाई देना उचित नहीं समझा और जिसके कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया और 1857 की क्रांति का प्रादुर्भाव यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब अपन ने कारण देख लिए हैं। अब अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति और मुख्य रूप से राजस्थान में ये क्रांति ने क्या स्वरूप ग्रहण किया था, कितनी ये आक्रामक हुई थी और अंग्रेजों ने यहां पर क्या ऐसा कार्य किया जिसके कारण 1857 की क्रांति आज हमें पढ़नी पड़ रही है। सबसे पहले 1857 को जो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी वो दी थी वीटी सावरकर ने। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाले थे वीटी सावरकर। सबसे पहले वीटी सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इससे पहले इस 1857 की क्रांति को विद्रोह कहा जाता था। सिर्फ ये सैनिक विद्रोह, अंग्रेज सिर्फ सैनिक विद्रोह कहते थे इसको। वीटी सावरकर पहला व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तक में ये बात लिखी थी कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था और इनकी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये इनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। इंपोर्टेंट है, किताब का नाम बहुत बार पूछा जाता है। इसी किताब में सर्वप्रथम वीटी सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब उसके बाद में भारत आजाद हो गया तो भारत सरकार ने भी महसूस किया कि हमें 1857 की क्रांति के लिए किताब लिखनी चाहिए। ठीक है, तब एसेंशियल भारत सरकार के जो आधिकारिक है, भारत सरकार के आधिकारिक लेखक
एसएन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन थे। इन्होंने भी भारत की जो 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कहा है। बात स्पष्ट हो गई होगी। 1857 की क्रांति में इन दो महान विभूतियों के द्वारा हमें ये कहा गया कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मैंने जीजी लिखा है, जीजी मतलब गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। जीजी का अर्थ है गवर्नर जनरल। राजस्थान में उस वक्त एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का जो एजेंट होता है वो हर राज्यों में अलग अलग था। उस राजस्थान को राजपुताना कहते थे। तो राजपुताना का जो 1857 की क्रांति में जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो पैट्रिक लॉरेंस था। इसी समय राजस्थान में का एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी। और अपन बात करें कि राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, तो मिस्टर लॉकेट। राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लॉकेट। ये राजस्थान के प्रथम एजीजी थे, मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, सॉरी मिस्टर लॉकेट। और 1857 की क्रांति के दौरान कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल, पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के दौरान एजेंट टू गवर्नर जनरल, और मिस्टर लॉकेट राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब अपन बात करते हैं आगे कि राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट, इनके बारे में देखते हैं। कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट, पीए लिख दिया है मैंने सीधा आपकी याद रखने के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेवाड़ रियासत की। मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत, ठीक है। मेवाड़ रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे सोवर्स। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। सोवर्स थे मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ बोलूं या जोधपुर बोलूं, बात एक ही। जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉकमेसन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉकमेसन बताएंगे इसके बारे में आगे कि मॉकमेसन ने ऐसा क्या किया। अब बात करते हैं जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के जो एजेंट थे वो थे ईडन थे। जयपुर रियासत के उस समय के 1857 की क्रांति के दौरान पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोटा रियासत, मेजर बर्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अभी अपन ने 4 रियासतें उस वक्त के मुख्य रूप से जो बड़ी 4 रियासत थी है ना, और उनमें देख लिया है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉकमेसन, मारवाड़ या जोधपुर रियासत,
के पॉलिटिकल एजेंट और कोटा के मेजर बर्डन। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई वो कहां से हुई। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी, सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया था। 28 मई 1857, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने बिगुल बजा दिया और यहां से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई है। ठीक है, अब बात करें, छावनी शब्द आ गया तो अपन बात करेंगे कि राजस्थान में कितनी छावनियां थी 1857 की क्रांति के दौरान। मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के दौरान 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6। अपन को इन 6 के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन सी सैनिक छावनी कौन सी रियासत में थी ये भी याद रखना है, और किस सैनिक छावनी के सैनिकों के द्वारा क्या कार्य किया गया ये भी याद रखना है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, आनंद आ जाएगा आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं नसीराबाद छावनी के बारे में। नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी ये अजमेर में स्थित थी। नसीराबाद छावनी कहां पर थी? अजमेर में स्थित थी। यहां के सैनिकों ने, आपको मैंने बता ही दिया है, 28 मई 1857 को इन्होंने विद्रोह कर दिया था। यहां पर सैनिक, देखो, सैनिक यदि कोई क्रांति करता है तो हम उसको विद्रोह की संज्ञा देते हैं, लेकिन सैनिकों के साथ में जब आम व्यक्ति शामिल हो जाता है तब उसको हम क्रांति कहते हैं। अंग्रेज इसी 1857 की क्रांति को विद्रोह कहते हैं, जबकि भारतीय इतिहासकार हैं वो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति बोलते हैं हम। ये फर्क है क्रांति और विद्रोह में। ठीक है, नसीराबाद छावनी हो गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, दूसरी छावनी है ब्यावर। ये ब्यावर छावनी भी अजमेर में ही स्थित थी। ब्यावर छावनी भी अजमेर में उस वक्त दो छावनियां थी, नसीराबाद छावनी और ब्यावर छावनी। तीसरी आती है खेरवाड़ा, खेरवाड़ा छावनी। मेवाड़ भीलकोर का नाम सुना होगा आपने, ये वहीं पर ही, ये मेवाड़ भीलकोर वाली है। ठीक है, ये खेरवाड़ा आपके मेवाड़ में आती है। उसके बाद में बात करते हैं नीमच छावनी। नीमच छावनी भी आपके मेवाड़ में ही आती थी, उस वक्त मेवाड़ रियासत में ही आती थी। ठीक है, 1 2 3 4 तो हो गई है। अब 5वीं है देवली। देवली टोंक में, देवली छावनी अब आ गई आपकी टोंक में। एरिनपुरा छावनी, ये पाली में। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने जब इस क्रांति में भाग लिया था तब इन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा दिया था, याद रखना इसको, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। देखो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। यहां पे लिख रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर था। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से यहां पर अधिकार था केंद्र शासित प्रदेश में।
ठीक है, अजमेर में यहाँ पर शासन कर रहे थे, इसलिए 2 सैनिक छावनियां थी और अंग्रेजों का पूरा धन था यही अजमेर में ही था। अब इन छावनियों के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में कहां पर ये क्रांति हुई, कहां के लोगों ने क्या कार्य किया, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि उस वक्त क्रांति के चिन्ह क्या था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल का फूल व चपाती। ये कमल का फूल और चपाती गांव-गांव में घूम रहे थे, अंग्रेजों के समझ में नहीं आया था। ये एक गुप्त संदेश था। कमल का फूल और चपाती गांव-गांव में घुमाया जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था कि 1857 की क्रांति में भाग लेना है। अंग्रेज समझ नहीं पाए थे, इसलिए ये इतना लंबी चौड़ा काम हो गया था। उसके अलावा अपन क्रांतिकारियों की देवी के बारे में बात करते हैं। क्रांतिकारियों की जो देवी थी वो थी सुगाली माता। आहुआ में इनका मंदिर स्थापित था, आहुआ के दुर्ग के अंदर, आहुआ के किले में सुगाली माता, इनको क्रांतिकारियों की देवी कहते हैं। ये एक विशाल मूर्ति थी। वैसे तो इनके इस मूर्ति की हाइट लगभग 3 फीट 2 इंच या 3 इंच के लगभग इतनी होगी, ठीक है ना। लेकिन जब भी क्रांतिकारी कोई विद्रोह की भावना करते थे, कुछ मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करने के लिए करते थे, तो सबसे पहले इस सुगाली माता के दर्शन करते, इनकी पूजा करते थे, उसके बाद में वो कार्य शुरुआत करते थे। ठीक है, इस सुगाली माता के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रांतिकारियों की देवी है या 1857 के क्रांतिकारियों की देवी कौन सी थी? सुगाली माता थी। सुगाली माता की विशेषता, इस मूर्ति की विशेषता 10 सिर वाली ये मूर्ति थी। इस मूर्ति में 10 सिर थे और 54 हाथ, काले पत्थर की बनी हुई ये मूर्ति थी। 10 सिर और 54 हाथ। इनमें से एक सिर मानव का था, बाकी के जो समस्त सिर थे वो पशुओं के सिर थे। और 54 हाथ वाली ये विशाल मूर्ति, अंग्रेज इस मूर्ति को देख करके भयभीत हो जाते थे। आहोवा के किले में ये स्थापित थी। बाद में क्या हुआ था, जब 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया था, आहुआ के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तब अंग्रेजों ने इस मूर्ति को यहां से हटा दिया था, क्योंकि काफी भयभीत हो गए थे। और अंग्रेज ये सोचते थे कि क्रांतिकारियों को प्रेरणा सुगाली माता की मूर्ति से मिल रही है, ये प्रेरित हो रहे सुगाली माता की मूर्ति को देख करके। तो अंग्रेजों ने इस मूर्ति को वहां से हटा करके अजमेर में 1908 में अजमेर म्यूजियम में भेज दी थी इस मूर्ति को। ठीक है, वर्तमान में यह मूर्ति वागड़ संग्रहालय में, वर्तमान में यह मूर्ति है वागड़ संग्रहालय पाली में स्थापित है, ओरिजिनल मूर्ति। ठीक है, और इसी मूर्ति की एक पेनोरमा है, वो आहुआ में जो पुराना जो मंदिर है वहीं पे स्थापित कर रखी है। वसुंधरा सरकार के समय में ये कार्य हुआ था। अब अपन विद्रोह के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से विद्रोह हुआ था और सबसे बड़ा विद्रोह राजस्थान में कहां हुआ था। अब यदि राजस्थान के बारे में बात आती है तो सबसे बड़ा जो राजस्थान का केंद्र था, विद्रोह का केंद्र था, वो था मारवाड़। मारवाड़ वाला जो क्षेत्र था वो विद्रोह वाला क्षेत्र सबसे बड़ा केंद्र था। और मारवाड़ में भी विद्रोह का नेतृत्व करता था, वो थे आहुआ के ठाकुर।
कुशाल सिंह, आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, इन्होंने इस मारवाड़ के अंदर 1857 की क्रांति का विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। उस समय मारवाड़ के जो शासक थे वो तख्त सिंह जी थे। मारवाड़ के जो शासक थे वो तख्त सिंह जी थे। तख्त सिंह जी के साथ में कुशाल सिंह की को थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, जिसके कारण इन दोनों की सेनाएं आपस में युद्ध करती है। और चलो अब युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो तख्त सिंह हुए हितकोड़, तख्त सिंह व हितकोड़ की दोनों की सम्मिलित सेना और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध को कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं, जिसमें हितकोड़ और तख्त सिंह की सेना पराजित हो जाती है और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना जीत जाती है, यानी कि क्रांतिकारी यहां पर विजय हो जाते हैं। ये युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 8 सितंबर 1857 को ये बिथोड़ा है वो वर्तमान पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, इस युद्ध में तख्त सिंह बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। अब ये बात जब राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को पता चलती है, जब ये बात पता चलती है कि तख्त सिंह की सेना या मारवाड़ की सेना क्रांतिकारियों के सामने हार गई है, तो एजीजी खुद एक विशाल सेना लेकर के एजेंट टू गवर्नर जनरल, उस वक्त एजेंट टू गवर्नर जनरल राजस्थान का कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस एक विशाल सेना लेकर के अजमेर से रवाना होता है और पहुंच जाता है वहीं पर ठाकुर कुशाल सिंह के साथ में युद्ध लड़ने के लिए। ये युद्ध बहुत भयंकर युद्ध होता है, चेलावासा का युद्ध बोलते हैं इसको। राजस्थान में दंत कथाओं और गीतों में इसी चेलावास के युद्ध को काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। काले व गोरों का युद्ध। ये चेलावासा का युद्ध हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस की सेना क्रांतिकारियों से पराजित हो जाती है। यहां पर पैट्रिक लॉरेंस पराजित हो जाता है। अब आप खुद सोचो कि राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान जिसके अंडर में है, उसकी सेना यदि क्रांतिकारी से ठाकुर कुशाल सिंह की सेना से हार जाए तो क्या होगा? मतलब एक प्रकार से पूरे राजस्थान के ऊपर ठाकुर कुशाल सिंह का अधिकार। छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। जब ये बात सीधी दिल्ली पे तक पहुंची, अंग्रेजों के हाथ पैर कांपने लग गए कि राजस्थान हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन इस पैट्रिक लॉरेंस के साथ में एक और चीज थी। वो क्या था कि पैट्रिक लॉरेंस के साथ में मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, मॉक मेसन, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन इस युद्ध में मारे जाते हैं। काले गोरों के युद्ध में, चेलावासा के युद्ध में मॉक मेसन मारे जाते हैं और इनका कटा हुआ सिर है आहुआ के किले के ऊपर लटका दिया जाता है। अंग्रेजों की सेना पूरी भयभीत हो जाती है और रण क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाती है। यह क्रांतिकारियों का एक सुनहरा वो समय था उस समय का राजस्थान में कि ये स्थिति आती है। इस युद्ध में आपको बता दिया है, लोकगीतों में इसे काले गोरों का युद्ध कहते हैं। इसके बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एक विशाल सेना लेकर के मारवाड़ की तरफ भेजते हैं और ये मारवाड़ की सेना में ये 20 जनवरी को ये युद्ध शुरू होता है। 20 जनवरी 1858 में ये युद्ध होता है। यहां पर उस समय आहुआ किले की रक्षा पृथ्वी सिंह कर रहे थे।
पृथ्वी सिंह आहुआ के किले की रक्षा करते। ये पृथ्वी सिंह कुशाल सिंह के भाई थे। यहाँ पर क्रांतिकारी कमजोर पड़ गए थे तो ठाकुर कुशाल सिंह पहले ही वहां से निकल गए थे। बाद में युद्ध पृथ्वी सिंह की और लॉर्ड कैनिंग ने एक विशाल जो सेना भेजी थी और उन दोनों के बीच में होता है वापिस से राजस्थान को जीतने के लिए। यहाँ पर पृथ्वी सिंह हार जाता है, मारा जाता है। आहुआ के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और वहीं से ही भयंकर अंग्रेज इतने गुस्से में थे कि पूरे आहुआ के किले को तहस नहस कर देते। यहाँ की मूर्ति जो सुकाली माता की मूर्ति को वहां से हटा दिया जाता है। ये सीधा वो एक बार तो आबू ले जाते हैं। आबू नाम आ गया। ये चीज भी बताता हूँ माउंट आबू क्यों लेके गए। माउंट आबू के बाद में अजमेर संग्रहालय में भेज दी जाती है। देखो अंग्रेजों ने कि उस समय राजस्थान में 2 राजधानियां हुआ करती थी। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी वो आबू में स्थापित थी और शीतकालीन कहो या मानसूनकालीन जो अन्य जो राजधानी थी वो अजमेर में, केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 राजधानियां हुआ करती थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों की आबू में थी और शीतकालीन आपके अजमेर में थी, या बाकी के समय में अजमेर में अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। बाद में क्या होता है, आहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे इस युद्ध के बाद में जब ये क्रांतिकारी युद्ध हार गए थे तो उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह वहां से निकल के, पृथ्वी सिंह तो मारे गए थे युद्ध में, वहां से निकल के कोठारिया के जो जागीरदार थे रावत जोध सिंह, कोठारिया के जो जागीरदार थे रावत जोध सिंह, इनके पास में चले जाते हैं। ठीक है, बाद में जोध सिंह इनको समझाता है और बाद में ये 8 अगस्त 1860 में अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं। अंग्रेजों के सामने कुशाल सिंह थे वो 8 अगस्त 1860 को समर्पण कर देते हैं। समर्पण करने के बाद में इनके ऊपर एक आयोग का गठन किया जाता है। वो आयोग है मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग ने पूरी इंक्वायरी की और बाद में सिफारिश दी कि यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह है कि कोई गलती नहीं थी। अंग्रेज जबरदस्ती ठाकुर कुशाल सिंह तख्त सिंह से या मारवाड़ के शासक तख्त सिंह से नाराज था, दोनों के बीच में अनबन थी। अंग्रेज जबरदस्ती बीच में कूदे और ये युद्ध की स्थिति आ गई। इसलिए टेलर आयोग ठाकुर कुशाल सिंह को आजाद कर देते हैं, मुक्त कर दिया जाता है। ये मारवाड़ की आपको बता दी। अब राजस्थान का दूसरा जो प्रमुख केंद्र है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान का दूसरा केंद्र, सबसे बड़ा जो केंद्र है दूसरा, वो था कोटा का। कोटा रियासत थी। ये कोटा रियासत भी बड़ी गजब की थी। क्यों? क्योंकि इस कोटा रियासत में आंदोलन करने वाले आम व्यक्ति थे, आम नागरिक थे, जिन्होंने 6 माह तक कोटा के ऊपर अधिकार रखा था। वहां के शासक को नजरबंद कर दिया था महल के अंदर। संपूर्ण कार्य कोटा की जनता, मैनेजमेंट का पूरा कार्य कोटा की जनता ने निभाया था। 6 माह तक शासक बंद रहे थे यहाँ पे कोटा में। सबसे बड़ी बात है, उस समय कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। इसलिए सैनिक कौन थे? कोटा के खुद के जो सैनिक थे वही, उन्होंने और आम जनता ने ही भाग लिया था। अंग्रेजों की कोई सैनिक छावनी यहाँ पर नहीं थी।
अब जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल व मेहराब खां, इन्होंने क्रांतिकारियों की अगुवाई की थी कोटा के अंदर। ये मुख्य रूप से तोपची हुआ करते थे, वहां के कोटा रियासत के सैनिक थे और इन्होंने तोप को अपने अधिकार में ले लिया था और विद्रोह की घोषणा कर दी थी। उस समय जो कोटा के जो शासक थे, कोटा के शासक वो थे राम सिंह जी। 1857 की क्रांति में राजस्थान में दो ऐसी रियासतें हैं जहां पे राम सिंह हमें मिलता है। एक तो जयपुर रियासत, राम सिंह द्वितीय उस समय शासन कर रहे थे, और कोटा में उस समय के जो शासक थे वो थे राम सिंह। याद रखना ये चीज, मैं वैसे आपको बाद में बता दूंगा कि कौन कौन सी रियासत में, पॉलिटिकल एजेंट के बारे में तो बता दिया है कि कौन सी रियासत में उस समय 1857 की क्रांति में कौन से राजा हुआ करते थे। यहां पर जो मेजर बटन था, अपन ने बात की थी, मैंने कहा था मेजर बटन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन था ये मेजर बटन? वही कोटा का पॉलिटिकल एजेंट जो मेजर बटन और सेडलर, मेजर बटन व सेडलर, इन दोनों को मार दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, और मेजर बटन का सिर काट करके पूरे कोटा नगर पर, पूरे कोटा नगर में घुमाया गया। तभी मैंने आपको कहा था कि आपके एक तो मेजर बटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मॉक मेसन इंपॉर्टेंट है। मॉक मेसन का जो सिर काट करके आहुआ के किले पे लटका दिया था, और मेजर बटन का सिर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था अंग्रेजों को आतंकित करने के लिए। क्रांतिकारियों के द्वारा ये सबसे बड़ा कार्य किया गया था। बाद में क्या होता है, 6 माह तक कब्जा रहने के बाद में जो करौली के जो शासक थे, कहां के? करौली के शासक मदन पाल की सहायता से अंग्रेजों ने कोटा के ऊपर अधिकार कर लिया था। मदन पाल ने ये सहायता की थी और राम सिंह को उनका राज्य वापस लौटाया था। इससे अंग्रेज खुश हो गए थे और अंग्रेजों ने मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी थी। पहले क्या है कि कोई भी फंक्शन होता था तो राजा महाराजा जब उस फंक्शन में जाते थे तो तोपों से सलामी दी जाती थी, और सभी के राजा महाराजाओं के अलग अलग तोपों की गिनती थी। तो जैसे जैसे जो राजा महाराजा पहुंचता तो उस आधार पर 5, 7, 10, 15, 17, 20 तोपों की सलामियां दी जाती थी। तो जैसे ही मदन पाल किसी समारोह में जाते तो 17 तोपों की सलामियों के द्वारा मदन पाल का स्वागत किया जाता था। और इनको एक और उपाधि दी थी सरकार अंग्रेजों के द्वारा, वो थी जीसीआई। जीसीआई मतलब ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। जीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए मदन पाल को जीसीआई की उपाधि भी दी गई थी, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। ये अपना कोटा भी हो गया है। अब अपन बात करते हैं बीकानेर रियासत। ये बीकानेर रियासत के जो शासक थे सरदार सिंह जी, उस समय 1857 की क्रांति के दौरान शासक कौन थे? बीकानेर सरदार सिंह जी थे। सरदार सिंह तो इतने अंग्रेजों के पक्षधर थे कि वो खुद अपनी सेना सहित क्रांतिकारियों के विरोध में युद्ध करने के लिए पहुंच गए थे।
बीकानेर के रियासत के शासक सरदार सिंह जी। फिर इन्होंने युद्ध किया था, अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध किया था, क्रांतिकारियों के विरोध में इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, अब अपन ने ये बीकानेर का ये तो देख लिया है। अब अपन ये देखते हैं कि उस समय राजस्थान की कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से राजा थे, शासक कौन थे। अपन मेवाड़ के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ रियासत में स्वरूप सिंह जी थे। मेवाड़ रियासत के शासक उस समय स्वरूप सिंह जी थे। जयपुर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिर बता रहा हूं। जयपुर रियासत के उस समय के शासक ये राम सिंह द्वितीय। जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय थे। कोटा अपन बात कर चुके हैं, कोटा में राम सिंह जी थे। उसके बाद अपन बात करते हैं जोधपुर के बारे में भी बात कर चुके हैं। जोधपुर रियासत में तख्त सिंह जी थे। जोधपुर हो गया। उसके बाद में बीकानेर सरदार सिंह। बीकानेर के बाद में अपन बात करें करौली मदनपाल। ठीक है, ये उस समय के मुख्य रियासत के शासक हुआ करते थे। अब इधर ही लिख देता हूं मैं। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाला जो व्यक्ति था वो था अमरचंद बाठिया। प्रथम शहीद की संज्ञा ये बीकानेर के थे। बीकानेर के अमरचंद बाठिया, इनको राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाता है। अंग्रेज इनको फांसी पे लटका देते हैं। अब बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। 1857 की क्रांति जब हुई थी तब तात्या टोपे 2 बार राजस्थान में प्रवेश किया था। मिटाना पड़ेगा। ये वही तात्या टोपे हैं जो नाना साहब के सेनापति हुआ करते थे। बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ में मिले थे और उसके बाद में राजस्थान में 2 बार आए थे और यहाँ पर जो कार्य किया उसके बारे में बात करते हैं। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार प्रवेश किया इन्होंने। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने झालावाड़ के ऊपर आक्रमण किया और स्वयं झालावाड़ का राजा घोषित कर दिया था। मतलब झालावाड़ के ऊपर अधिकार करके खुद झालावाड़ के शासक बन गए थे। इनका जो ओरिजिनल नाम था, जो मूल नाम था, वो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में इनको धोखे से जो नरवड़ का जो ठाकुर था, नरवड़ के ठाकुर, जो नरवड़ का जो ठाकुर था मानसिंह, अंग्रेजों को सूचित कर देते हैं। मानसिंह गुप्त रूप से अंग्रेजों को सूचित कर देते हैं कि तात्या टोपे नरवर के जंगलों में छुपे हुए हैं और जिसके कारण अंग्रेज आकर के तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लेते हैं। और बाद में तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को सिपरी में फांसी पर लटका देता है और यहाँ पे तात्या टोपे का खेल खत्म हो जाता है और 1857 की क्रांति यहीं पे तात्या टोपे के फांसी पर चढ़ने के बाद में समाप्त हो जाती है।
मेरे हिसाब से आज का जो वीडियो है सबको समझ में आया होगा। इससे आसान तरीका और कुछ हो नहीं सकता है। जहां तक मैंने कोशिश की है, हर एक पॉइंट को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। अब यदि आपके इस वीडियो को देखने के बाद में भी नंबर कटते हैं तो वो सिर्फ आपकी गलती है। जहां तक मेरा अध्ययन है, मेरा अनुमान है, जहां तक मैंने अनुभव किया है, इससे बाहर आपके 1857 की क्रांति, राजस्थान से रिलेटेड 1857 की क्रांति में कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नया टॉपिक के साथ में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए सबको ओके बाय, गुड नाइट।